हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू विद्यानिकेतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 जो चैप्टर 2 का शेष भाग है उसकी चर्चा करें। फर्स्ट पार्ट में हमने गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर के बारे में आपको जानकारी दिया, स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में जानकारी दिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। अब जैसा हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया था उसको आपने बार बार देखा और समझे होंगे। तो एक और बात इसमें यहाँ पर कह लें तो इसमें बहुत सारे क्रिटिकल वर्ड आ रहे हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और आपके पास बुक प्रोवाइड हो ही गया होगा तो उस बुक को आप अपने सामने रखिए। यहाँ भी आपके स्क्रीन पर वो बुक का पेज चल रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको। तो इस पर भी अगर आप माइंड कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस सेकेंड पार्ट वीडियो में हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों को एक श्रृंखला होती है। यानी स्वास्थ्य सेवा जो होती है, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। क्लियर? यह केंद्र व हॉस्पिटल आपस में जुड़े हुए होते हैं जिससे वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी तरह की बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक या डॉक्टर होते हैं। अधिकांश जगहों पर सरकार की कोशिश ये होती है कि वहाँ डॉक्टर ही रहें, MBBS डॉक्टर ही रहें जो कि सामान्य बीमारी के इलाज में तत्क्षण अपना प्रतिक्रिया देते हैं और डॉक्टरों की देखरेख में वह पेशेंट का इलाज करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कहीं कहीं होता है कि 2-4 गांव या जनसंख्या के आधार पर एक PHC का निर्माण किया जाता है। जिला स्तर पर भी हॉस्पिटल होते हैं जो उन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर 1 या 2 उससे या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतना क्लियर। प्राइवेट हॉस्पिटल की तो बात ही जुदा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में हर कॉलोनी में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाई पड़ेंगे। तो हम लोग आप देखें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ओन एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इज बियॉन्ड कंपेरिजन। अब हम लोग तुलना करें कि सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपेरिजन करें। द मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर ओवर क्राउडेड विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल विजिटिंग द OPD। जितने भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप अगर नहीं गए हों, खासकर अपने ग्रामीण क्षेत्र के तो छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में चले, जैसे PMCH में जाइए, NMCH में जाइए या अपने हाजीपुर में ही चले जाइए, जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ के क्या देखते हैं कि OPD में दिखाने के लिए, OPD का फुल फॉर्म आपको क्लास 6 में ही बताया गया था, इसलिए यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेमोराइज करके उसको पुनः देखिए। तो OPD में ट्रीटमेंट के लिए सैकड़ों व्यक्ति लाइन में लगे हुए रहते हैं। द डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज अलार्मिंगली हाई। वहाँ पर डॉक्टर के अनुपात में पेशेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। पुटिंग प्रेशर ऑन डॉक्टर, जिसके कारण डॉक्टर को मरीजों को देखने में मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। विदाउट गिविंग देम पर्सनल अटेंशन, द क्लीननेस एंड हाइजीनिक कंडीशन आर नॉट स्ट्रेस्ड। Often the various departments are not organized to handle large number of patient। वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है
साफ सफाई का जो कंडीशन है वह उतना अच्छा नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर पेशेंट होते हैं कि न चाहते हुए भी, हम चाहते हुए भी सही ढंग से वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वह 10 पेशेंट के लिए होता है, वहाँ 50-50 पेशेंट वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुँच जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में गवर्नमेंट वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती है, न डॉक्टर वो सुविधा उस पेशेंट को सही ढंग से दे पाते हैं। मेडिकल स्टोर इन दिस हॉस्पिटल आर आउट ऑफ स्टॉक ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वह अधिकांश हॉस्पिटलों में समय से पहले ही समाप्त हो जाती है या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। द नंबर ऑफ सपोर्ट स्टाफ लाइक नर्स एंड पैरामेडिकल्स इज ऑल्सो इनक्वेट एंड ओवरवर्क। वहाँ पर जो कार्यरत नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके ऊपर अत्यधिक लोड होता है, अत्यधिक दबाव होता है काम करने का। इन रूरल एरिया हॉस्पिटल डू नॉट हैव ए डॉक्टर एट ए टाइम। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। द नंबर ऑफ बेड्स इज ऑल्सो लिमिटेड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैनी टू गेट एडमिशन। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो PHC बनाए गए हैं, एक तो डॉक्टर वहाँ नहीं जाते हैं और डॉक्टर गए भी तो वहाँ पर वो बेड उपलब्ध नहीं होता है, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है जो पेशेंट वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट सही ढंग से कर सके या डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज कर सके। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, पीपुल गोइंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर नॉर्मली फ्रॉम द वीकर सेक्शन हु कैन नॉट एफोर्ड। तो अब इस तरह से उस सरकारी हॉस्पिटल कौन व्यक्ति जाता है? वही व्यक्ति जाता है, उसी व्यक्ति को हम ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में अब देखते हैं जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी कमज़ोर हैं। वही व्यक्ति लाचारी बस सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर मोर एडवांस, लेकिन सभी हॉस्पिटल के दृष्टिकोण से हम ये बात नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी इस देश में हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं हो पा रही है। When compared to this, a majority of private hospital and clinics are professionally managed। जबकि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो प्रोफेशनली मैनेज होता है। वहाँ डॉक्टर टू पेशेंट का रेशियो जो होता है बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ तो उनको इनकम की आवश्यकता होती है। एक एक डॉक्टर जो से दिखलाने के लिए वहाँ हजारों फीस आपको लगता है, जबकि वही डॉक्टर अगर सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है तो वहाँ आपको 5 से 10 रुपया फीस देने पड़ते हैं। Allow the doctor time to attend to the patient and establish a personal ratio। और समय समय पर डॉक्टर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अच्छे ढंग से करते हैं, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी अब सरकार के द्वारा वो सुविधा प्रदान कर दी गई है। द सपोर्ट ऑफ स्टाफ इज एडुकेट एंड वेल ट्रेंड। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छे स्टाफ तो होती है, लेकिन अब सरकारी हॉस्पिटल में भी, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ सारी सुविधाएं हैं वहाँ वेल स्किल स्टाफ और नर्सेज होते हैं। द मेडिसिन स्टोर इज वेल स्टॉक। वहाँ पर दवाई की भी सुविधा पूर्ण रूप से रहती है। ऑल दीज आर प्रोवाइड एट ए कॉस्ट, जो कि पैसे पर दिया। द ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ दीज फैसिलिटी लाइक द लैब्स are expensive but more people prefer to go to private hospital। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ खर्च तो करते हैं तो खर्च के हिसाब से उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। people want value for money and are ready to pay for this service। व्यक्ति पैसे के आधार पर उस सर्विस को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। even though the government hospital boast of some of the best brain in the professions। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशन के डॉक्टर्स होते हैं। दे डू नॉट गेट द राइट अपॉर्चुनिटी टू यूटिल द टैलेंट। जहाँ पर उन्हें अपनी चूँकि सुविधाएं का अभाव होता है, अच्छे डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर होते हैं, वो अपनी सेवा तो देना चाहते हैं लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त नहीं हो पाती है, सही अवसर उनको वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है। द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट ए सिस्टम दैट caters to the common man, it does not compromise on quality।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। इसमें एक्टिविटी 3 जो है, थर्ड, मेक ए कंपैरेटिव टेबल ऑफ द एडवांटेज ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। माने पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो उपयोगिता है, एडवांटेज है, उसके बारे में आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। इफेक्ट ऑफ इनसफिशियंट हेल्थ केयर सर्विस। अब हेल्थ केयर सर्विस जो समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज आर फॉर रीचिंग consequence of public health. India is making progress economically and gaining strength on the global stage. भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस विश्व में जैसे जैसे उसकी आर्थिक प्रगति सुदृढ़ होते जा रही है, वह हेल्थ के क्षेत्र में भी, पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में भी अपने आप अपना स्तर को सुधार रहा है। द कंट्री सफर फ्रॉम हाई लेवल ऑफ malnutrition in both rural and urban area. The quality of water supply is a matter of concern. Condition of sanitation and awareness about the need of maintaining sanitation need immediate attention. अब सरकार की जैसे जैसे आर्थिक स्थिति सुधर रही है, वह रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया में भी अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी वो सारी बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जो आम जनता को उसके स्वास्थ्य की ओर जागरूक कर सके। जैसे कि पीने की पानी की सुविधा है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अपने खास करके अपने महानाड़ क्षेत्र में जो क्षेत्र है वह पानी की समस्या से ज़्यादा ग्रसित है। इस क्षेत्र में जो भी, चूँकि यह गंगा का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में यहाँ के पानी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। यह आर्सेनिक जो है खास करके चर्म रोग से संबंधित होता है, चर्म रोग को उत्पन्न कर देता है। तो सरकार अभी नल जल योजना के द्वारा हम सबों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। यह दोनों क्षेत्रों में है, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी है। कंडीशन ऑफ सैनिटेशन, साफ सफाई का भी अब ध्यान रखा जा रहा है और आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाए, अपने आस पड़ोस साफ सफाई का ध्यान रखे। डिजीज लाइक जॉन्डिस, अब सरकार के पास बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है सरकार के द्वारा। पानी की सुविधा दी जा रही है, आपको आस पड़ोस की साफ सफाई, और आपको खास करके जागरूक किया जा रहा है। तो इसके कारण जो जॉन्डिस है, मलेरिया है, कोलरा है जैसी बीमारी जो है वह साफ सफाई के न होने से ही फैलती है। तो इसमें अगर आप जागरूक हो जाते हैं, स्वच्छ जल का उपयोग करते हैं, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखते हैं, तो इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक्सेस टू proper sanitation facilities and safe drinking water are primary requirement in rural area. Clear? Because of the effort of the government, a reduction of polio is almost complete. अब सरकार के द्वारा ही एक और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह क्या हो रही है, पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। तो ये सारी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो अब अपने इस देश से, इस राज्य से पोलियो नामक जो वायरस है, पोलियो नामक जो बीमारी हो रही है, उस वायरस से वह समाप्त हो गई है लगभग। द ग्रोइंग इकोनॉमी हैज़ नॉट हेल्प टू रिमूव malnutrition as a many children in the same country are malnourished and underweight. अब इस देश में जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उन्हें भी उचित मात्रा में पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, खास करके आंगनवाड़ी के द्वारा, तो जिसके कारण इस देश में कुपोषित बच्चे की संख्या में भी कमी आते जा रही है। These children cannot be expected to contribute toward meaningful development of the country when their health condition is fragile. तो क्लियर हुआ हम लोग का ये स्टेप। तो अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ केयर्स। अब वह कौन सा स्टेप हम गवर्नमेंट अप्लाई करे या हम लोग उसको उठावे जिससे पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में सुधार हो सके, उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ सके। द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया इज सेवरली अफेक्टेड बाय द लैक ऑफ सस्टेनेबल प्लान फॉर डीलिंग विद द फंक्शनिंग। सबसे पहले ज़रूरत क्या होगी कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान की आवश्यकता होती है। एक योजना, सही ढंग से योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है कि जब हम जो भी प्लानिंग करें उसको सही ढंग से उसको कार्यान्वित करें। द एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट
and a comparative standard at the national level does not allow for acceptable high standard being maintained by all. To make the system more efficient, it is important to work on some area to improve standard of healthcare facilities in India. The first step could be develop a partnership between the public and private sector so that one can benefit from the other and provide best service and facilities. तब इस क्षेत्र में हम लोग इस क्षेत्र को और डेवलप करने के लिए क्या करें, तो पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के इस क्षेत्र में अपना अगर सहयोग दें तो हम इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर को भी कम पूंजी में इस क्षेत्र में आने के लिए कहें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सके और गवर्नमेंट उस प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिकली बेस मजबूत करे उस प्राइवेट सेक्टर का, ताकि वह इस क्षेत्र में अपना योगदान कर सके। अब आगे देखें, द प्रोफेशनली मैनेज हॉस्पिटल एंड अदर हेल्थ केयर यूनिट्स एक्सक्लूसिव could be trained especially for manage instead of burdening the doctor with administration. Most importantly, it's the necessary of create awareness. आम जनता में भी जागरूक लाने की हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी प्रोवाइड की गई हॉस्पिटल है वह आपके प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है, वहाँ वह सारी सुविधा कम खर्च में हो रही है जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है। तो इन सबको हम लोगों को देखने की आवश्यकता होती है। आपसी समन्वय की आवश्यकता होती है, मेंटली प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता होती है कि वही डॉक्टर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ रहा है और वही डॉक्टर अगर सार्वजनिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ रहा है तो आप उस वक्त उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाते और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये मेंटली आपको भी प्रिपेयर्ड होना होगा कि दोनों जगह बेसिक सुविधा हम लोगों को एक समान प्राप्त हो रही है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल वेलफेयर, साथ ही साथ सरकार को कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम जो कि गरीबों से रिलेटेड हो, जो जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्र में प्रोवाइड कर दी जाए, उस स्कीम को लागू करना चाहिए ताकि आम जनता उसका सही ढंग से उपयोग कर सके। उसके बाद हम लोग चलें इट हैज़ टू ऑल्सो मेक पीपुल अनकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। Rampant absenteeism and unprofessionalism have to be dealt with severely. The government is doing its best to improve the system. अब सरकार इस सिस्टम को यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, उसको डेवलप करे और इस क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की तेजी से फैलने वाले किसी तरह के absent of unprofessionalism have to dealt with severally. The government is doing to best improvement the system. यानी तेजी से फैलने वाले जो इस क्षेत्र में कारक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही है, जो विभिन्न तरह की जो असुविधाएं हैं उसमें गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट लावे और इस क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ावे ताकि आम जनता उससे लाभ ले सके। Medical tourism is a recent phenomena which is gaining popularity and growing rapidly. More and more Western tourists are coming to India for medical treatment. अब देखिए, प्राइवेट के साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में भी हमारे ट्रीटमेंट, हमारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट बढ़ाते जा रही है, वो सुविधाएं कम खर्च में देते जा रही है, तो इसका लाभ सिर्फ हम ही नहीं उठा रहे हैं। बाहरी व्यक्ति जो टूरिस्ट है, जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो दूसरे देश से आ रहे हैं, वह भी यहाँ की सुविधा का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम लोग मेडिकल टूरिज्म के नाम से जानते हैं। यानी मोर एंड मोर वेस्टर्न टूरिस्ट, यानी बहुत पश्चिमी देश के व्यक्ति जो हैं अपने इस इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब आ रहे हैं, क्योंकि उनके देश में वही सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा खर्च करने पर अवेलेबल होती है, जबकि वही सुविधाएं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में न मामूली खर्च पर उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए वो व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने इस देश में आते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेलेंट
फैसिलिटीज़ एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर वो सारा फैसिलिटीज़ है, नई नई टेक्नोलॉजी है जो कि कम खर्च में, लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, जो कि काफ़ी कम खर्च में, काफ़ी कम कीमत की दवाइयों में, एंड इंक्रीजेज कंप्लेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। और यहाँ जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, चाहे वह सरकारी सुविधाएं हो, चाहे हॉस्पिटल के द्वारा, प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा सुविधा, वह काफ़ी कम खर्च में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं दी जा रही है। इस मेडिकल के क्षेत्र में मोस्ट ऑफ द पेशेंट कम फ्रॉम सर्जरी। यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं वह मुख्य रूप से सर्जरी के लिए, that would be otherwise expensive in their country for treatment alternate form of medicine like आयुर्वेद। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द पेशेंट कम फ्रॉम सर्जरी, यहाँ जो भी पेशेंट पश्चिमी देशों से आ रहे हैं या अन्य देशों से आ रहे हैं वह खासकर सर्जरी के से संबंधित है। दैट वुड बी अदरवाइज एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि उन देशों में यही सर्जरी के लिए वहाँ काफ़ी खर्च करना पड़ जाता है, जबकि अपने यहाँ वह आसानी से कम खर्च में वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है, वह ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावे भी एक और सुविधा अपने देश में प्रोवाइड है, वह है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन के रूप में। यहाँ अगर अंग्रेजी दवा, जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उससे अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर जो है अदरवाइज दूसरे मेडिसिन का भी प्रयोग करने से यहाँ हिचकते नहीं है, और वह गारंटी के साथ दूसरे मेडिसिन का प्रयोग करके उस पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरे मेडिसिन में आयुर्वेद आ जाता है, यानी जड़ी बूटी, रामदेव बाबा जो जड़ी बूटी बना रहे हैं, तो जड़ी बूटी के द्वारा भी, आयुर्वेद के द्वारा भी बहुत सारे डिजीज का आजकल इलाज संभव हो गया है, काफ़ी कम कीमत पर, काफ़ी कम खर्च पे। मैनी बिग सिटी इन इंडिया बोस्ट ऑफ स्टेट of the art medical equipments and facilities. Many big cities in India boast of a state of the art medical equipments and facility. कई सारे बड़े बड़े शहरों में, भारत के कई सारे बड़े बड़े शहरों में वो सारे मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स मौजूद है जो कि अन्य देशों में उपलब्ध भी नहीं है। तो अब हम लोग, यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमारे देश में अब विदेशों से भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, जो यहाँ पर कम खर्च में, सरकार जो नए नए टेक्नोलॉजी ला रही है, नए नए कम खर्च पे नए नए फैसिलिटीज़ दे रही है, उस फैसिलिटीज़ का लाभ लेने के लिए विदेशी व्यक्ति भी अपने देश में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। उनको भी वो कम खर्च में वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाती है जो उनके अपने देश में काफ़ी महंगी होती थी। साथ ही साथ अपने देश में, उनका देश जो है अभी तक एलोपैथी पर ही आश्रित था, जबकि अपना देश एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को भी अपना रहा है, होम्योपैथ को भी अपना रहा है, और आसानी से जटिल से जटिल बीमारी को भी, गंभीर से गंभीर बीमारी को भी आसानी से कम खर्च में यहाँ पर उसका निदान हो रहा है। अब हम चलते अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। इस टॉपिक को आप देखें, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, कि देखिए किस तरह से पेशेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कमिंग टू आवर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। देख रहे हैं कि विदेश से व्यक्ति आया है हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, और यहाँ आसानी से वो ट्रीटमेंट, खास करके अपने यहाँ डायलिसिस की सुविधा बहुत अच्छी है, और भी क्या कहते हैं उसको, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की भी सुविधा बहुत ही अच्छी अपने देश में हो गई है। उसके बाद घुटना का जो प्रत्यारोपण होता है, नी का जो प्रत्यारोपण होता है, विदेश की अपेक्षा अपने देश में, खासकर मुंबई में, यह काफ़ी कम खर्च में ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। इंडिया बीइंग एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत जो है प्राचीन सभ्यता का देश रहा है, हैज़ ए ट्रेडिशन ऑफ इंडिजीनियस मेडिकल प्रैक्टिस विथ ए लार्ज फॉलोइंग आयुर्वेद। यहाँ पर आयुर्वेद काफ़ी पहले से अपनी जड़ को मजबूत किए हुए ट्रेडिशनल मेडिसिन नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस भारतीय उपमहाद्वीप में परंपरागत दवाओं का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आयुर्वेद के अलावा यूनानी मेडिसिन का भी ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। प्रैक्टिस बाय द मुस्लिम एंड रेफर टू द ट्रेडिशन ऑफ ग्रीको अरबिक मेडिसिन।
यूनानी चिकित्सा भी अपने देश में काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है, जो अरब कंट्री से आई है। आर द टू मेन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, यानी अपने इस देश में मुख्य रूप से अभी एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के द्वारा बीमारियों का सफल इलाज किया जा रहा है। आयुर्वेद डील विद द कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। आयुर्वेद किसी भी सिम्टम्स को, किसी भी बीमारी के कारगर तरीकों को पहचान करके, उसके कारण को जान करके उसकी निदान करने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। यूनानी इज द हर्बल ट्रीटमेंट, जबकि यूनानी जो है हर्बल चिकित्सा है। दीज आर हेरिडिटी प्रोफेशंस एंड द नॉलेज इज पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर। और ये जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद और यूनानी जो है वह एक जनरेशन से, उसका जो ज्ञान है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको दिया जा रहा है और इस चिकित्सा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है अपने इस देश में। दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ मेडिकल नॉलेज एंड सेवरल कॉलेज हैज़ बीन सेटअप फॉर स्टडिंग आयुर्वेदिक एंड यूनानी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया कि रिकॉग्नाइज फ्रॉम ए मेडिकल नॉलेज, जो कि इस मेडिकल से, आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन से संबद्ध जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वैसे व्यक्तियों के लिए एक मेडिकल नॉलेज है एंड सेवरल कॉलेज हैव बीन सेट अप। ऐसे व्यक्तियों के लिए कॉलेजों की स्थापना की गई है, कई सारे कॉलेज बनाए गए हैं जहां पर वो बैठ करके आयुर्वेद और यूनानी से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सके और उससे संबंधित जो भी डिजीज आ रही हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उसका वो इलाज कर सके। अनदर अल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिस पॉपुलर इन इंडिया इज, अब इस आयुर्वेद और यूनानी के अलावे भी अपने इस देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है होम्योपैथी। होम्योपैथी चिकित्सा भी अब काफ़ी है, लेकिन चूँकि इस होम्योपैथी में किसी भी डिजीज का इलाज करने में, उसके निदान होने में कुछ समय लग जाता है, जो व्यक्ति इस चिकित्सा की ओर नहीं जा पाते हैं। लेकिन यह काफ़ी कम खर्च में और इसके द्वारा किसी भी डिजीज का समाप्ति जो है जड़ से हो जाती है। तो होम्योपैथी पर भी अब सरकार ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। तो इट्स ऑर्गन आर वेस्टर्न, जबकि इट हैज़ गेन एक्सेप्टेंस हियर। चूँकि होम्योपैथी का विकास विदेशों में हुआ है, लेकिन विदेशों की अपेक्षा अपने इस देश में इसका प्रचार प्रसार अब ज़्यादा हो गया और इसके द्वारा भी व्यक्ति अपनी बीमारी का सफल निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त किया, दोनों में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर के क्षेत्रों में। इसके अलावे प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को एक कंबाइंड रूप से एक दूसरे को सहयोग करके इस देश में आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा उसको प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आम जनता अच्छी से अच्छी सुविधाओं को ले सके। उसके बाद अल्टरनेट सोर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में चर्चा की है, जिसमें मुख्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा पर हम लोगों ने स्टडी किया। तो हमारा तो ये चैप्टर अब यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपको असाइनमेंट मिले हैं, इस वीडियो को बार बार देखने के उपरांत उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें और आप स्वतः भी अपने आस पड़ोस जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आप देखें, उसके आधार पर और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की, और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने की आप कोशिश करें। लेकिन जितना आपको इसमें बता दिया गया है आपके इस सिलेबस के आधार पर, उसके लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और उसके आधार पर असाइनमेंट को तैयार करें। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जो चैप्टर 3 से संबंधित होगा। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस असाइनमेंट को पुनः कहेंगे कि अच्छे ढंग से कंप्लीट करें, और साथ ही साथ इसमें जो समरी है उसको आप मेमोराइज करें। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करें।
धन्यवाद।